स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 41 के बारे में, जहां पर हमने इसके 15 रूल्स, ठीक है ना, 15 तक हम इसको कवर कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं रूल 16 से, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा है 15 रूल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ठीक है, जिसको हमने कवर किया था, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखिए 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था हमने, ठीक है ना, ऑर्डर 41 को, जो 37 रूल्स थे, जिसमें से हमने 1 से 4 तक के पूरे हमने कवर किए थे, ठीक है, 5 से 8 तक के। अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं रूल 15 से, ठीक है ना, यही रूल 16 से। तो ये चीज़ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पूरा कवर करने वाले हैं। इसके पहले के यानी 14 तक के जो भी थी अपील एडमिट करने वगैरह की, तो उसको सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं रूल 16 से। रूल 16 में क्या बताया गया है, सुनवाई की प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रोसीजर बताया गया है कि जो हियरिंग होती है वो कैसे स्टार्ट होगी। तो ठीक है, तो अपील की शुरुआत होती है, अगर नहीं हुआ तो खारिज कर देंगे, रिस्पोंडेंट को जोड़ना है, ठीक है ना, क्रॉस ऑब्जेक्शन, प्रतिपेशन, डिमांड, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट इसको करते हैं, ठीक है ना, रूल 16 से। तो चलिए डायरेक्ट में देखते हैं आप। तो यहाँ पर हमने देखिए पार्ट 1 में हमने कवर किया था 14 रूल्स, ठीक है। जो आपका 15 नंबर का रूल्स है ना, रूल नंबर 15, वो रिपील्ड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, जो उसमें सूचना के अंतर वस्तु यानी कि जो कंटेंट्स ऑफ नोटिस के बारे में बताया गया था रूल 15 में, ठीक है ना, वो रिपील्ड हो चुका है। अब यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे रूल 16 से, तो यहाँ पे क्या है, सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। और एक चीज़ और, मैंने आपको पार्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या डिक्रीदार अपील कर सकता है, यानी कि डिक्री उसके फेवर में हुई है, ठीक है। जब डिक्री उसके फेवर में हुई तो क्या वो अपील करेगा? तो ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए उस डिक्री से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो स्वयं भी तो कर सकता है ना, तो अपील कर सकता है। देखिए, जो जजमेंट डेटर होते हैं, निर्णय ऋणी, वो तो करेंगे ही करें, ठीक है, उनका तो राइट है ही है। और साथ में साथ डिक्री जो होल्डर है ना, जिसके पक्ष में डिक्री हुई है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो भी अपील कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल 16 में अब क्या है, शुरू करने का अधिकार। जब आप अपील यहाँ पे लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, नियत दिन को या ऐसे अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, अपीलार्थी की अपील में समर्थन में सुना जाएगा। यानी कि अपीलार्थी को सबसे पहले सुना जाएगा, ठीक है। ये हो गया, या तो दिन डिसाइड रहता है, ठीक है। जैसे ही आप फाइलिंग करते हैं केस की, उसके बाद एक डेट मिलती है, उस दिन आपकी सुनवाई रहेगी। या फिर मान लीजिए इस डेट को आप आए, वहाँ पे क्या हुआ कि सुनवाई स्थगित कर दी गई किसी कारणवश, तो जिस दिन स्थगित की गई, जिस तारीख तक के लिए, उस तारीख को क्या किया जाएगा, अपीलार्थी को सुना जाएगा अपील के समर्थन में। यानी कि अपील जो भी लाएगा वो पूरा बना के लाता है, ठीक है ना, अपील मेमो फाइल करता है, वहाँ पर अपील ने जो जो ग्राउंड्स दिए हैं उन सारी चीज़ों पर सुनवाई होगी। दूसरा आता है, ये तब न्यायालय यदि अपील को तुरंत खारिज ना कर दे, यानी कि अपील तुरंत खारिज कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर अपील देखने से ही जो कोर्ट को लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं डिसाइड करने लायक, तो क्या करेगा, तुरंत खारिज कर देगा। अगर खारिज नहीं करता है तो फिर अपील के विरुद्ध प्रत्यर्थी को सुनेगा। प्रत्यर्थी यानी कि जो रिस्पोंडेंट होता है, जिसके खिलाफ आप केस ला रहे हैं, उसको भी सुना जाए। भाई एक केस एक बार तो नहीं होगा ना कि एक पक्ष को सुन के पूरा जजमेंट दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, रिस्पोंडेंट को भी सुने जाएगा। तो और ऐसी दशा में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा। यानी कि जब यहाँ पे रिस्पोंडेंट सुना जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा, अपीलार्थी को उत्तर देना होगा, ठीक है। ये हो गया। रूल 17 आता है। रूल 17 क्या कहता है कि अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना। जब अपीलार्थी क्या करता है, कोई डिफॉल्ट करता है, कोई चूक करता है, तब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अपील खारिज की जा सकती है। अब कौन से है, जहाँ नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, ठीक है। तो जहाँ जो तारीख डिसाइड हुई है, जो डेट डिसाइड हुई है, या फिर जो स्थगन हुआ है, ठीक है, स्थगन का मतलब कि उस कार्रवाई को रोक देना कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अर्जेंट कर दिया गया, तो उस दिन अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात नहीं होता है, वहाँ पर न्यायालय आदेश कर सकेगा अपील खारिज कर दी जाए। अब मान लीजिए अपीलार्थी ने अपील फाइल किया, ठीक है। अब जिस दिन सुनवाई होनी है, अपीलार्थी गायब है, अपीलार्थी आए नहीं, ठीक है ना, उसको बुलाया गया, वो भी नहीं आया, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसको खारिज करने का आदेश दे सकेगा कोर्ट, ठीक है।
उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे बताया गया है कि इस उपनियम की बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि न्यायालय के गुणागुण के आधार पर खारिज करने के सशक्त करती है, यानी कि मेरिट्स पे खारिज नहीं कर सकती है। या यहाँ पे उपस्थित हुआ नहीं है, मामला सुना नहीं गया है। जब यहाँ पर सुना नहीं गया है तो क्या किया जाएगा, इसको मेरिट्स पर खारिज नहीं करेगी, ठीक है। आधम पैरवी में जो खारिज किया जाता है उपसमझात नहीं हुआ, जिसके कारण नॉन अपीयरेंस में खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप लिंक कर लिएगा जो इसका रूल 1 है ना, सब रूल 1, इसमें इसके साथ आप लिंक करिएगा रूल 19 को, ठीक है। जब रूल 19 को लिंक करेंगे तो रूल 19 में क्या दिया गया है कि जब यहाँ पे व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दिया गया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया गया, उसके एवज में खारिज कर दिया गया, तो जब खारिज कर दिया जाता है तो उसके बाद अपील को फिर से पुनः ग्रहण किया जा सकता है, पुनः एडमिट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये रूल 19 में बताया गया है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड उपनियम 2, अपील की एक पक्षी सुनवाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अपीलार्थी उपसंजात हो, प्रत्यर्थी उपसंजात ना हो, यानी कि रेस्पोंडेंट को नोटिस गई, मतलब सूचना गई और वो उपस्थित नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे क्या किया सकता है, अब एक पक्षी सुनवाई की जा सकती है। एक पक्षी सुनवाई यहाँ पे सब रूल 2 में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पहले में क्या बताया गया है कि जब यहाँ पे अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं होता है, और दूसरे में बता दिया गया है कि अपीलार्थी तो उपस्थित होता है लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो उपस्थित नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको एक पक्षी सुना जाएगा और जो अपीलार्थी है उसके फेवर में क्या दिया जाएगा, निर्णय दे दिया जाएगा। अब इसके साथ आपको क्या लिंक करना है, अब आपको इसके साथ लिंक करना है रूल 21 को, ठीक है। जब रूल 21 क्या कहता है कि जब रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या दिया जाता है, निर्णय दे दिया जाता है ना, एक पक्षी जब सुनवाई होती है तो इस एक पक्षी डिक्री के अगेंस्ट में यहाँ पे अपील करने की बात आती है, यानी पुनः सुनवाई करने की बात आती है रूल 21 में। अब आता है रूल 18, यहाँ पे इसको रिपीट कर दिया गया है। अब रूल 19 आता है, जब अभी हमने देखा था कि व्यतिक्रम के खारिज किए जाने की अपील को पुनः ग्रहण करना, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा, रूल 11, एक तो आता है रूल 11 के उपनियम 2 में, ठीक है, और दूसरा आता है रूल 17, ठीक है, नियम 17। इसके इन दोनों के अधीन जब क्या किया जाता है, केस को खारिज कर दी जाती है ना, तो वहाँ पे अपीलार्थी अपील न्यायालय में अपील को पुनः ग्रहण करने के लिए कह सकता है। तो ये तो हो गई रिस्पोंडेंट अपीलार्थी के लिए। और आता है आपका एक 21, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, पुनः एडमिट करने की बात की गई है, अपील को अगर यहाँ पे खारिज कर दी गई है। किस में, 2 चीज़ों में यहाँ पे बताया गया है। पहला तो नियम 11, ठीक है, कौन से नियम 11, ऑर्डर 41 का ही, ठीक है, ऑर्डर 41 का रूल 11 और का उपनियम 2, और दूसरा आता है रूल 17 जिसके अधीन अपील खारिज कर दी गई है। तब वहाँ पे अपीलार्थी क्या कर सकता है, पुनः ग्रहण किया जाने का आवेदन कर सकता है। और जब यह आवेदन करेगा ना, तो यह साबित भी करेगा कि अपील की सुनवाई के पुकार होने पर उपसंजात होने से या अपेक्षित राशि के निक्षिप्त करने से कोई पर्याप्त हेतु से निवारित हो गया था। मतलब कि पर्याप्त हेतु से निवारित हो गया का मतलब क्या है कि जब उसको सुनवाई के लिए वहाँ पे होना चाहिए था, या फिर जो अपेक्षित राशि थी, जो डिपॉजिट करने की बात की गई थी न्यायालय के द्वारा, वो डिपॉजिट नहीं हुई थी, तो उसके लिए कोई पर्याप्त हेतु, पर्याप्त कारण था, वो कारण यहाँ पे साबित करना होगा अपीलार्थी को। वहाँ न्यायालय खर्चे संबंधी अन्य ऐसे निबंधों पर जैसे ठीक समझे अपील ग्रहण कर सके, यानी कि जो भी खर्चे होंगे वो न्यायालय डिसाइड करेगा कि आप इस खर्चे को क्या करें, जमा कर दें, उसके बाद क्या हुआ, अपील ग्रहण कर सकता है न्यायालय। अब आता है रूल 20। रूल 20 क्या कहता है कि उस सुनवाई को स्थगित करने और ऐसे व्यक्तियों को जो हितबद्ध प्रतीत होते हैं प्रत्यर्थी बनाए जाने के लिए निर्दिष्ट करने की शक्ति। अब यहाँ पे क्या है, जो सुनवाई हो रही है, जो हियरिंग चल रही है, अगर उस स्थगित करने के एडजॉर्न करने की बात आती है, अगर लगता है कि यहाँ पे एडजॉर्न करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या कर सकती है, एडजॉर्न यानी स्थगित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। और प्रत्यर्थी यानी कि जो ऐसे व्यक्तियों को जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, उस अपील में इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उसमें रिस्पोंडेंट के रूप में जोड़ने के यहाँ पे आदेश कर सकता है। जब सुनवाई में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो उस न्यायालय में वाद का पक्षकार था, ठीक है, जिसकी डिक्री की अपील की गई, यानी कि जैसे ए नाम का यहाँ पे है, ठीक है ना, ए नाम की कोर्ट है, इसने डिक्री दी और इसकी अपील कहाँ होती है, 41 ऑर्डर 41 में, बी नाम के कोर्ट में, ठीक है। जब बी नाम के कोर्ट में अपील होती है तो यहाँ पे बी नाम के कोर्ट को लगता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर तो पार्टी थे लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उनको जोड़ने के लिए भी यहाँ पे आदेश किया जा सकता है, ठीक है। पक्षकार नहीं बनाया गया है तो वहाँ अपील के परिणाम में हितबद्ध हैं
जो अपील का जो वहाँ पे रिजल्ट निकलेगा, तो वहाँ पे क्या है, इंटरेस्टेड है उसमें, तो वहाँ पे सुनवाई को न्यायालय अपने द्वारा नियत किए जाने भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर सकेगा। यानी कि जब यहाँ पे सुनवाई उसको जोड़ने का आदेश किया जाएगा, तब तक वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। उस अपील को, जो अपील चल रही है, उसको स्थगित कर दिया जाएगा किसी अन्य दिन के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है सब रूल 2, अपील के लिए परिसीमा की समाप्ति पश्चात, यानी कि जो अपील की परिसीमा है उसके अगर समाप्ति के पश्चात इस नियम के अधीन कोई प्रत्यर्थी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से लेखबद्ध किए जाएं, खर्चे संबंधी निबंधों को जैसा ठीक समझे वैसा करने की अनुज्ञा नहीं देता। यानी कि जब यहाँ पे अपील की लिमिटेशन खत्म हो जाती है, तो अपील की लिमिटेशन खत्म होने के बाद किसी भी रिस्पोंडेंट को नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। कब तक नहीं जोड़ा गया? जब तक कि न्यायालय यहाँ पे ऑर्डर ना करे, यानी कि अनुज्ञा ना दे। ठीक है। तब तक यहाँ पे इसको रिस्पोंडेंट को जोड़ा नहीं जाएगा, अदरवाइज उसके जब लिमिटेशन के पहले जोड़ा जा सकता है। अब आता है रिस्पोंडेंट के बारे में। जब यहाँ पे क्या होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है रूल 21 में, अब ये मैंने बताया था। ठीक है। अब देखा था हमने रूल 17 का और सब रूल 2। ठीक है। जहाँ पे हमने देखा था कि उसको एक्स पार्टी कर रहा है और रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में क्या कर रहा है, जजमेंट दे रहा है। तो उस प्रत्यार्थी के आवेदन पर पुनः सुनवाई जिसके विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री हुई, जिस प्रकार से अपीलार्थी क्या कर रहा था, उसको अगर अपील खारिज कर दी जाती है 11 के 2 में और 17 में, तो यहाँ पर क्या किया सकता है, अपीलार्थी के द्वारा उसको बताएगा कि भैया क्यों यहाँ पे उपस्थित नहीं होता। ठीक है। तो वो सारी चीज़ साबित करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो एक पक्षी सुनी जाती है और प्रत्यर्थी के विरुद्ध निर्णय सुना दिया जाता है। वहाँ अपील न्यायालय से अपील को पुनः सुनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन करेगा? ये रिस्पोंडेंट करेगा जिसके अगेंस्ट में हुआ है। और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि सूचना की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है वो अगर वो कहता है सूचना की तामील हुई ही नहीं थी, हमारे पास सूचना ही नहीं आई कि हमारे खिलाफ केस चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है, जब सूचना ही नहीं मिली तो कहाँ से होगा। तो ये सारी चीज़ उसको साबित करनी होगी। वह अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से पर्याप्त हेतु से निवारित हो गया था, यानी कि उसके पास पर्याप्त कारण था। ठीक है ना। जो पर्याप्त कारण था जिसके कारण से वो निवारित हो गया कि यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाया, तो न्यायालय खर्चे संबंधी ऐसे निबंधन जैसा कि वहाँ पे बताया गया था, ठीक है, रूल 19 में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, सुनवाई में प्रत्यर्थी डिक्री के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकेगा मानो उसने पृथक अपील की। जब यहाँ पे अपील की जाती है ना, तो उस डिक्री के अगेंस्ट में जो कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है रिस्पोंडेंट, ठीक है, अगर रिस्पोंडेंट जो है कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहता है, कोई आक्षेप करना चाहता है, तो वहाँ पर उसको क्या करना होगा, एक पृथक अपील वहाँ पे आक्षेप फाइल करेगा। और जो आक्षेप यानी जो ऑब्जेक्शन लेता है ना, जो ऑब्जेक्शन फाइल करता है, वो एक सेपरेट अपील के रूप में माना जाता है यहाँ पर। ठीक है। ऐसा माना जाएगा कि वो एक सेपरेट अलग से क्या कर रहा है, एक अपील फाइल कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। ऐसा क्यों? उसने आगे भी बताया एक चीज़, इस पॉइंट पे और भी बताया गया है। ठीक है। कि मान लीजिए जो अपीलार्थी ने अपील किया, ठीक है, और जो रिस्पोंडेंट ने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। जब रिस्पोंडेंट ने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, यानी कि प्रत्यक्षेप, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षेप क्रॉस ऑब्जेक्शन को। ठीक है। जब इसने रिस्पोंडेंट ने फाइल कर दिया, अगर अपीलार्थी ने केस वापस भी ले लिया हो, यानी अपीलार्थी केस खारिज भी हो जाए ना, तब भी इसको रिस्पोंडेंट ये खारिज नहीं माना जाएगा, इसकी सुनवाई होती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पृथक अपील माना गया है। ठीक है ना। ऐसा माना जाएगा कि वो पृथक अपील ही है। तो यहाँ पे आता है सब रूल फर्स्ट क्या कहता है, कोई प्रत्यर्थी यद्यपि उसने डिक्री के किसी भाग की अपील ना की हो, यानी कि कोई ऐसा रिस्पोंडेंट, ठीक है, जो उसने डिक्री के किसी भाग की अपील ना की हो, ना केवल किसी डिक्री का समर्थन कर सकेगा बल्कि कथन भी कर सकेगा कि निचले न्यायालय में उसके विरुद्ध किसी विवादत की बाबत निर्णय उसके पक्ष में होना चाहिए था। ठीक है। जब मान लीजिए कोई प्रत्यर्थी का यहाँ पे मतलब जो निचली कोर्ट में था, रिस्पोंडेंट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अभी रिस्पोंडेंट है वो क्या कर रहा है, वो किसी डिक्री के भाग का अपील नहीं किया था, तो वहाँ पर वो जो रिस्पोंडेंट है वो क्या कर सकता है, उस डिक्री का समर्थन भी कर सकता है, यानी जो डिक्री हुई है उसका समर्थन भी कर सकता है, और साथ ही साथ यह स्टेटमेंट भी दे सकता है। ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या दे सकता है कि उसके विरुद्ध कुछ ऐसे विवादक थे, यानी जो ऐसे कुछ फैक्ट एंड इशू थे, फैक्ट एंड इशू यानी कि ऑर्डर 14 में डिसाइड होते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि और जो फैक्ट एंड इशू थे जो निचली कोर्ट में डिसाइड होने चाहिए थे, जो उसके पक्ष में होने चाहिए थे, वहाँ पर नहीं हुआ था, तो उस चीज़ को ये अपीलेट कोर्ट में उठा सकता है रिस्पोंडेंट। ठीक है। डिक्री के विरुद्ध ऐसा कोई प्रत्यक्षेप कर सकेगा।
और साथ ही साथ क्या कर सकता है, कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकता है कि जो है अपील में कर सकता था। ठीक है, अपील उसने नहीं की लेकिन अपील में वो कर सकता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, इसने अपील फाइल की। अब बी है, वो भी तो मान लीजिए अपील फाइल कर ही सकता है ना, अगर सेटिस्फाइड नहीं है कुछ भी है तो वो अपील फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है ना, ये क्या है, अगर अपील नहीं भी फाइल करता है तब भी क्रॉस ऑब्जेक्शन में क्या कर सकता है, वो इस डिक्री का समर्थन भी कर सकता है। साथ ही साथ स्टेटमेंट भी दे सकता है कि जो उसके खिलाफ यहाँ पे कुछ ऐसे विवादक थे, जो फैक्ट एंड इशू थे यहाँ पे डिसाइड होने चाहिए थे, जो उसके पक्ष में होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुआ, उस चीज़ को भी यहाँ पे अपील में उठा सकता है। परंतु यह तब जबकि ऐसा आक्षेप अपील न्यायालय में उस तारीख से 1 मास के भीतर उस पर या उसके प्लीडर पर सुनवाई के लिए नियत दिन सूचना, यानी कि जिस दिन सूचना की तामील हुई है उस पर ना, या फिर उसके प्लीडर पर सूचना की तामील जिस दिन होती है उस दिन से 30 दिन के भीतर आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ किसने 30 दिन के भीतर करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 मास के भीतर, यानी 1 मास में लगभग 30 ही दिन, तो 1 महीना होता है। ठीक है, तो 1 महीने के भीतर क्या करना होगा, उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन वगैरह सब फाइल करना। कौन सी तारीख से, जिस तारीख को उसको सूचना की तामील हुई थी, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जिसे अनुज्ञात करना अपील न्यायालय का ठीक समय, यानी कि अतिरिक्त समय कोई एडिशनल अगर टाइम देता है कोर्ट तो उस टाइम में भी क्या किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है। अब आता है एक यहाँ का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या कहते हैं, कोई प्रत्यार्थी जो निर्णय में उस न्यायालय के किसी निष्कर्ष से जिस पर डिक्री आधारित है, यानी कि जो प्रत्यार्थी है निर्णय में कोई उस न्यायालय के निष्कर्ष से, यहाँ पे जिस मान लीजिए ए नाम का जैसे कोर्ट था, इसने क्या किया था, कुछ निष्कर्ष निकाले, उस आधार पर डिक्री दे दी। अब इस डिक्री की अपील हो गई कहाँ पे, 41 के तहत। ठीक है, जब 41 में अपील हो जाती है तो वहाँ पर क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जिस निष्कर्ष पर वो डिक्री आधारित थी, यहाँ पर जिस निष्कर्ष पर आधारित थी उससे भिन्न किसी निष्कर्ष के ऊपर भी क्या कर सकता है, क्रॉस ऑब्जेक्शन दे सकता है। और कौन से निष्कर्ष, ऐसे निष्कर्ष, ऐसे फाइंडिंग जिस पर वो क्या हो सकता था, उसके पक्ष में आ सकता था निर्णय। ठीक है, जो विनिश्चय हो था उसके पक्ष में हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उस निष्कर्ष को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया, दूसरे अन्य किसी निष्कर्ष पर उस डिक्री आधारित कर दी गई है। तो वही चीज़ बताया गया है कि इस बात के होते हुए फाइल कर सकेगा कि न्यायालय किसी अन्य निष्कर्ष पर जो वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त है, विनिश्चय के कारण वह डिक्री पूर्णतः भगतः उस प्रत्यार्थी के, यानी उस प्रत्यार्थी यानी रिस्पोंडेंट के पक्ष में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे कर सकता है, क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकता है कि किसी अन्य निष्कर्ष पर जिसके आधार पर क्या कर हो सकता था, उसके पूर्णतः या भागतः उसके पक्ष में हो सकता था। अब आता है कि आक्षेप का प्रारूप और उसके लागू होने वाले उपबंध। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन फाइल की जा रहा है ना, तो वो किस प्रारूप में होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, और साथ ही साथ उसके लागू होने वाले उपबंध प्रोविजंस क्या है। तो ऐसे प्रत्यक्ष विज्ञापन के रूप में फाइल होगा। अब यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था ना कि जो क्रॉस ऑब्जेक्शन हो रहे हैं वो क्या होंगे, एक इसके अपील के रूप में माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसा माना जाएगा कि कोई एक अपील ही है। तो वही चीज़ बताया गया कि ज्ञापन के रूप में, ज्ञापन के मेमो के रूप में क्या फाइल किया जाता है, अपील फाइल की जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि प्रत्यक्षेप भी क्या किया जाएगा और ज्ञापन के रूप में फाइल किया जाएगा। और नियम 1 के उपबंध उसे वहाँ तक लागू है जहाँ तक अपील के ज्ञापनों के प्रारूप और अंतर्वस्तु के संबंधित, यानी कि जिस प्रकार से आप अपील फाइल करते हैं तो वहाँ पर उपबंध दिए गए हैं ना नियम 1 में। ठीक है, जब नियम 1 हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बताया था क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे प्रत्यक्ष यही क्रॉस ऑब्जेक्शन में भी लागू हो जाएगा। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे ना, ऑर्डर 41 तो पढ़ ही रहे, साथ में साथ ऑर्डर 42 भी पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर 42 का एक रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा है नहीं। और रूल 1 इसका उपनियम 4 क्या कहता है, जहां किसी ऐसे मामले जिसमें आक्षेप के अज्ञापन को प्रत्यार्थी ने इस नियम के अधीन फाइल कर दिया और मूल अपील प्रत्याहृत कर ली जाती है। यानी कि आक्षेप, यानी कि जो रिस्पोंडेंट के द्वारा क्या किया गया है, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया गया और जो यहाँ पे मूल अपील थी, जो अपील की गई थी अपीलार्थी के द्वारा, वो क्या कर ली गई, विड्रॉ कर ली गई, यानी कि प्रत्याहृत कर ली गई, या फिर व्यतिक्रम के लिए यानी कि डिफॉल्ट में चूक के लिए खारिज कर दी जाती है। तो वहाँ ऐसा होने पर भी आक्षेप जो ऐसे फाइल किया गया है अन्य पक्षकारों की ऐसी सूचना के पश्चात जो न्यायालय ठीक समझे सुना और अवधारित किया जा सकेगा। अब क्रॉस ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, ठीक है ना, यानी कि जब यहाँ पे अपीलार्थी की जो अपील थी उसको खारिज कर दी गई या फिर इसने विड्रॉ कर ली, तब भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, नोटिस देने के बाद, यानी पक्षकारों को नोटिस देने के बाद जो यहाँ पे क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था उसको न्यायालय डिसाइड कर सकता है और सुन सकता है।
उसके बाद आता है निर्धन व्यक्ति द्वारा अपीलों से संबंधित उपबंध इस नियम के अधीन आक्षेप को वहां तक लागू हो जहां तक वे लागू हो सकते हैं। यानी कि जो निर्धन व्यक्ति के द्वारा हम देखेंगे अपील होती है, ठीक है। एक तो होता है आपका 33, एक होता है 44। 33 में आप देखेंगे तो यहाँ पे अपील होती है, यानी कि केस लगता है, और यहाँ पे 44 में अपील होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया, जब निर्धन व्यक्ति क्या करता है, सूट फाइल करना चाहता है ना, तो पहले तो एक एप्लीकेशन लगाता है, उसके बाद अपील यहाँ पे केस लगाएगा। एप्लीकेशन किस बात की लगाएगा कि भैया वो गरीब है, निर्धन है, तो उसके लिए अपील फाइल मतलब केस लगा आवेदन लगाया जाता है। तो वहाँ पे उसकी जांच होती है कि भैया सच में ये गरीब है या नहीं। जब गरीब हो जा यहाँ पे डिसाइड हो जाता है, तब यहाँ पे उसके केस लगते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि पहले यहाँ पे एप्लीकेशन लगती है, उसके बाद केस लगेगा इसका। अब आता है रूल 23। रूल 23 में रिमांड की बात करता है। रिमांड का मतलब क्या होता है, आपने रिमांड एक सुना होगा, ठीक है ना, क्रिमिनल केस में रिमांड का मतलब क्या है कि रिमांड पर भेजा गया किसी व्यक्ति को, यानी पुलिस की कस्टडी में हो गया या फिर कहीं जुडिशियल कस्टडी, ये हो गया आपका रिमांड। ये क्रिमिनल केस की बात हो गई। अब यहाँ पे सिविल की बात करें तो जैसे मान लीजिए बी नाम के कोर्ट में अपील आई है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकता है, कुछ चीज़ डिसाइड करने के लिए, जो मान लीजिए एडिशनल एविडेंस लेना है या फिर कुछ और चीज़ के लिए क्या कर सकता है, रिमांड कर सकता है निचली कोर्ट को। अब रिमांड मतलब निचली कोर्ट को भेज दिया कि आप इसका निपटारा करिए, उसके बाद रिपोर्ट भेजिए, या फिर जो भी है परमानेंट भी रिमांड कर सकता है कि आप पूरा केस वहीं पे चलेगा। तो ये आप रिमांड समझ गए होंगे। तो मामले का न्यायालय पर द्वारा प्रतिप्रेषण का मतलब ही रिमांड होता है, ठीक है। जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, वाद का निपटारा किसी प्रारंभिक बात पर कर दिया है, यानी कि जो प्रिलिमिनरी इशू है ना, उसी पे कर दिया है पूरा वाद का निपटारा। और डिक्री अपील में उलट दी गई, यानी कि जब अपील की गई थी वहाँ पे जो डिक्री दी गई थी उससे भिन्न वहाँ पे डिक्री कर दी। यानी जहाँ पे मान लीजिए ए नाम के पक्ष में थी, तो वहाँ पे जो बी नाम के कोर्ट में अपील गई, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, दूसरे के पक्ष में कर दी। यहाँ पे अपील को उलट दिया गया। वहां यदि अपील न्यायालय ऐसा करना ठीक समझे तो वह मामले का आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कर सकेगा। प्रतिप्रेषण क्या कर सकेगा कि निचली कोर्ट में भेज देगा, यानी प्रारंभिक बात पे ही क्या कर दिया गया, डिक्री अपील में उलट दी जो अपील न्यायालय था। अब वहां पे क्या करता है कि अतिरिक्त निर्देश दे सकता है, किसको, रिमांड करेगा निचली कोर्ट को, और रिमांड करने के बाद वहां पे क्या करेगा, आदेश देगा कि प्रतिप्रेषित मामले में कौन से विवादकों का विचारण किया जाए, ठीक है। डिमांड करेगा कि ऐसे ऐसे जो भी विवादक हैं या फिर कुछ अन्य जो विवादक हैं, जो फैक्ट एंड इशू हैं, उस पर क्या किया जाए, विचारण किया जाए। किसके द्वारा, निचली कोर्ट के द्वारा, जहां पर उसने रिमांड कर दिया है। और अपने निर्णय और आदेश के प्रति उस न्यायालय को जिसकी डिक्री की अपील की गई है इन निर्देशों के साथ भेजेगा। यानी जब रिमांड करेगा ना, तो उस अपनी डिक्री के साथ भेजेगा, ठीक, निर्णय की कॉपी भेजेगा, जो निर्देश दे रहा है वो सारी चीज़ कहाँ पे भेजी जाएगी, निचली कोर्ट में भेज दी जाएगी जहाँ की अपील आई है, इन निर्देशों के साथ भेजेगा। और वह वाद कि सिविल वादों के रजिस्टर में अपने मूल संख्यांक पर पुनः ग्रहण किया जाए और वाद की अवधारण के लिए कार्यवाही की जाए। और यदि साक्ष्य मूल्य विचारण के दौरान में अभिलिखित कर लिया गया, तो उस न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए प्रतिप्रेषण के पश्चात वाले विचारण के दौरान में साक्ष्य होगा। यानी कि जो भी एडिशनल एविडेंस होगा वो वहाँ पे लिया जा सकता है। बस यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि रिमांड होता है यहाँ पर। ये हाई कोर्ट, ठीक है ना, उच्च न्यायालय संशोधन है राजस्थान वगैरह का, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है वही चीज़, ठीक है ना। उसके बाद आता है 23A। 23A में क्या होता है, अन्य मामलों में प्रतिप्रेषण। जैसे वहाँ प्रिलिमिनरी इशू होते हैं ना, उस पर क्या कर दिया, प्रिलिमिनरी बात में क्या कर दिया गया था, रिमांड कर दिया गया था उस पर अपील को उलटने के बाद। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ उसने डिक्री की अपील की गई है, अपील का निपटारा किसी प्रारंभिक बात करने से अन्यथा कर दिया गया, यानी कि प्रारंभिक बात नहीं की गई, उसके अलावा किसी अन्य बात पे कर दिया गया है और अपील उलट दी गई है, तो और पुनर्विचारण आवश्यक समझा जाता है, यानी कि इस पर जो विचारण हुआ है इसके पुनर्विचारण होना चाहिए। जो यहाँ पे निचली कोर्ट में क्या हुआ है कि वो जो कार्रवाई हुई है वो फिर से हो, ठीक है ना। पुनर्विचारण का मतलब क्या है, वो ट्रायल नहीं है, वो क्रिमिनल ट्रायल वाली अलग चलती है, ठीक है। ट्रायल का मतलब यहाँ पे सुनवाई का मतलब है, ठीक है। तो आवश्यक समझा गया है, तो वहाँ अपील न्यायालय की हो सकती होंगी, जो ऑर्डर रूल 23 में है। रूल 23 में क्या है, रिमांड करने की बात करता है, तो यहाँ पे रिमांड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आता है रूल 24। रूल 24 क्या कहता है, जहाँ अभिलेख
में का साक्ष्य पर्याप्त है वहां अपील न्यायालय मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकेगा। यानी कि जब मान लीजिए जो यहाँ पे अपील आती है, अपील में जो है रिकॉर्ड मंगाया जाता है, जब रिकॉर्ड मंगाया गया है उसमें सारे एविडेंस करेक्ट पाए गए, पर्याप्त पाए गए, तो वहाँ पे अपील न्यायालय क्या कर देगा, न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने के लिए पर्याप्त है, तो वहाँ पे न्यायालय यदि आवश्यक हो तो विवादों को पुनः स्थिरीकरण करने के पश्चात, यानी कि जो विवादक की स्थिरीकरण हुए थे, जो फैक्ट एंड इशू बनाए गए थे, उसको पुनः बना सकता है। ठीक है ना, पुनः उसके स्थिरीकरण करेगा, उसके पश्चात वाद का इस बात के होते हुए भी अंतिम रूप से अवधारण कर सकेगा। अब किस बात के होते हुए अवधारण कर सकेगा कि उस न्यायालय का निर्णय जिसकी डिक्री की अपील की गई है पूर्णतः उस आधार से भिन्न आधार पर किया गया है जिस आधार पर अपील न्यायालय में कार्यवाही की है। अब यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे विवादकों को यहाँ पे स्थिरीकरण किया जाता है ना, विवादक बनाए जाते हैं, चार्जेस फ्रेम किया जाते हैं ना, इशू फ्रेम किए जाते हैं। चार्जेस तो क्रिमिनल कोर्ट में फ्रेम होते हैं, यहाँ पे इशू फ्रेम होते हैं। जब यहाँ पे इशू फ्रेम हुआ था निचली कोर्ट के द्वारा, तो वहाँ पे जब ऊपरी कोर्ट में अपील जाती है 41 के तहत, तो यहाँ पे जो अपीलेट कोर्ट है आज वो क्या करेगा, पहले तो रिकॉर्ड मंगाएगा, सारे रिकॉर्ड यहाँ पे जब जाने के बाद उस रिकॉर्ड को देखेगा। जब रिकॉर्ड देखता है तो वहाँ पे जब साक्ष्य लगता है कि जिस पूरे साक्ष्य पर्याप्त हैं, ठीक है ना, जब सारे साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो यहाँ पर इस बात के होते हुए भी, यानी कि जब इस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, जो डिक्री दी थी, किसी आधार पर दिया था, अब इससे भिन्न आधार पर क्या कर सकता है वो अपीलेट कोर्ट कि वहाँ पर डिक्री दे सकते हैं, कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, ये बात बताया गया है। अब आता है रूल 25। रूल 25 क्या कहता है कि अपील न्यायालय कहाँ विवादकों की विवेचना कर सकेगा और उन्हें उस न्यायालय को विचार करने के लिए निर्देशित कर सके जिसकी डिक्री की अपील की गई है। यानी कि जो इशू है, जहां उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई, यानी कि निचली कोर्ट की अपील की गई, ठीक है ना, निचली कोर्ट की डिक्री की, और किसी विवादक की विवेचना या विचारण में किसी ऐसे तथ्य के प्रश्न के अवधारण में लोप किया गया है। यानी कि जो वहाँ पे विवादक विवेचना की गई थी उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जिसमें प्रश्न का अवधारण करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, ओमिशन किया गया, लोप किया गया है। जो अपील न्यायालय के वाद के गुणागुण पर ठीक विनिश्चय के लिए अपरावश्यक प्रतीत होता है, वहाँ यदि आवश्यक हो तो अपील न्यायालय विवादों को विवेचना कर सकेगा और उन्हें उस न्यायालय को विचारण के लिए निर्देश कर सके जिसकी डिक्री की अपील की गई थी, और इसी दशा में न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने के निर्देश देगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जब ई नाम की कोर्ट यानी कि निचली कोर्ट ने क्या किया था, विवादक का इशू को फ्रेम कर दिया, ठीक है ना। जब यहाँ पे इशू को फ्रेम किया तो उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ हो गई, ठीक है ना, एविडेंस आए, सब कुछ हुआ, डिक्री हो गई। अब डिक्री की जब अपील होती है, ठीक है, जब अपील हुई तो वहाँ पर जो अपीलेट कोर्ट था उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे इशू थे जो उसको फ्रेम करने चाहिए थे, तथ्य के प्रश्न जिसका अवधारण करना चाहिए था लेकिन उसका लोप किया गया था, ओमिशन किया गया था। तो वहाँ पे क्या करेगा, उस चीज़ को जो बनाया जाना चाहिए था, कुछ ऐसे फैक्ट बनाए जाने चाहिए थे, ठीक है ना, इशू, तो वहाँ पे क्या करेगा, जो अपीलेट कोर्ट है इशू को बनाएगा। जब इशू को बनाएगा लेकिन यहाँ पे उसका निपटारा नहीं करेगा, ठीक है ना, पावर नहीं है यहाँ पे, क्या है, निपटारा करने का पावर किसको, नीचे वाले कोर्ट को है। तो नीचे वाले जो कोर्ट है जहाँ पे डिक्री का जिसकी अपील आई थी, जिस न्यायालय की डिक्री की अपील आई थी, वहाँ पर क्या करेगा, वापस भेज देगा। इशू फ्रेम तो करेगा लेकिन उसको निपटारा करने के लिए कहाँ भेज देगा, निचली कोर्ट में वापस भेज देगा। और यहाँ पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने का भी, यानी कि जो एडिशनल एविडेंस है वो उसको लेने का भी यहाँ पे डायरेक्शन कर सकता है, जो भी एडिशनल एविडेंस हो, ठीक है ना, उसको आप लें। अब आता है उसका, परंतु ऐसा न्यायालय ऐसे विवाद को विचारण के लिए अग्रसर होगा और साक्ष्य को उस पर उस निष्कर्षों सहित और उसके लिए अपने कारणों सहित ऐसे समय के भीतर जो अपील न्यायालय नियत किया जाए उसके समय पर बढ़ाया जाए, अपील न्यायालय को लौटा। अब यहाँ पे जब उसको भेजा गया, निचली कोर्ट को जब भेजा गया है ना, तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ करेगा, ठीक है ना, जो इशू फ्रेम हुए तो उसका निपटारा करेगा, एविडेंस लेगा, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ करने के बाद फिर से वापस अपीलेट कोर्ट को भेज देगा, पुनः लौटा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ऑर्डर 25 को ही आगे बढ़ाया गया है, रूल 25 को ही आगे बढ़ाया गया है इसमें, रूल 26 में। अब यहाँ पे क्या कहता है कि निष्कर्ष और साक्ष्य का अभिलेख सम्मिलित किया जाना, यानी जो निष्कर्ष और साक्ष्य आए हैं ना यहाँ पर, ठीक है, वो सारी चीज़ क्या किया जाएगा, निष्कर्ष पर आक्षेप, ऐसा
साक्ष्य और ऐसे निष्कर्ष वाद के अभिलेख का भाग होंगे। यानी कि जो साक्ष्य लिए गए हैं और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो क्या होंगे, जो उस केस के जो सूट फाइल किए गए उसका क्या होगा, एक अभिलेख का भाग होगा। अभिलेख का भाग मतलब कि रिकॉर्ड होता है जो कोर्ट का, उसका एक भाग होता है। और दोनों पक्षकारों में से कोई भी ऐसे समय के भीतर जो अपील न्यायालय द्वारा नियत किया जाए किसी भी निष्कर्ष के प्रति आक्षेपों का ज्ञापन उपस्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो निष्कर्ष निकाला गया है निचली कोर्ट के द्वारा, जो एविडेंस लिए गए उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है ना, अगर किसी भी पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। अपील का अवधारण, यानी कि ऐसे ज्ञापन को उपस्थापित किए जाने के लिए इस प्रकार नियत की गई अवधि के लिए अवसान के पश्चात अपील न्यायालय अपील के अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन फाइल होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है 27। ठीक है ना। जब क्या होता है कि कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो यहाँ पे निचली कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। जब निचली कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे तो आप क्या करते हैं, जब अपील होती है तो वहाँ पे अपीलेट कोर्ट में आप पेश करना चाहते हैं। तो जो अपीलेट कोर्ट में पेश करना चाहते हैं ना, जो साक्ष्य यहाँ पे प्रस्तुत नहीं हुए हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आप पेश करना चाहते थे तो वहाँ पे पेश नहीं हो, उस टाइम पे आपके पास नहीं था, या फिर कोई किसी के अन्य कारण से वहाँ पे आपके पास उस डॉक्यूमेंट को उपस्थित नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे अपीलेट कोर्ट में जब आप डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं, एडिशनल एविडेंस पेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 41-27 का आवेदन लगता है। ठीक है, ऑर्डर 41 रूल 27 का आवेदन लगता है। उसके बाद जब यहाँ पे आवेदन इस सब कुछ सुना जाएगा तो उसको फाइनली वहाँ पे फाइनल में डिसाइड किया जाता है 41-27 का आवेदन को। ठीक है, तो अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पेश किया जाना, तो अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी पेश करने के हकदार नहीं होंगे। जनरल रूल क्या कहता है कि जो एविडेंस आपने पेश नहीं किया निचली कोर्ट में तो आप वो अपीलेट कोर्ट में भी पेश नहीं कर सकते। अगर आपको करना ही था तो आप निचली कोर्ट में करते। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जनरल सिद्धांत तो ये है, सामान्य सिद्धांत तो ये है कि आप हकदार नहीं है। कोई भी पार्टी अपील के जो भी पक्षकार आते हैं उनसे क्या कहा जाता है कि आप जो भी हैं आप एंटाइटल नहीं हैं, चाहे आप मौखिक साक्ष्य हो या दस्तावेजी साक्ष्य हो, किसी भी प्रकार के साक्ष्य यहाँ पे पेश करने के हकदार नहीं है। परंतु अब बात तो होते हैं, हर किसी ने अब बात को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अब बात दिए गए हैं। अब बात क्या है कि उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, यानी निचली कोर्ट की डिक्री यहाँ पे अब जिसकी अपील आई है, ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इनकार कर दिया था जो ग्रहण किया जाना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने पेश तो किया था निचली कोर्ट में, लेकिन उसने क्या कर दिया है, उसने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तब आप यहाँ पे पेश कर सकते हैं। ये पहला बात। दूसरा आता है कि वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है ये सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद इस साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था, उसे समय पे पेश नहीं कर सकता था, या जब वह डिक्री पारित की गई थी जिसके विरुद्ध वह अपील की गई। यानी कि अब यहाँ पे दूसरा आता है, दूसरा बात क्या आता है कि वो उसे सम्यक तत्परता के पश्चात भी, यानी कि उसने पूरी कोशिश की थी उस साक्ष्य को पेश करने की, लेकिन यहाँ पे पेश नहीं कर पाया था, या फिर जब डिक्री की गई थी वहाँ पे जिस कोर्ट में वहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाया था, ठीक है, किसी भी कारण से, तो वहाँ पे क्या होता है, ये पेश कर सकता है। तीसरा आता है कि अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने में समर्थ होने के लिए या किसी सारवान हेतु के लिए करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब अपील न्यायालय स्वयं कहे कि भाई कुछ हमको ऐसी चीज़ डिसाइड करनी है, सारवान हेतु के लिए क्या करना है, इसको आप पेश करें, किसी ऐसी साक्षी की परीक्षा की जानी है, ठीक है, किसी निर्णय को सुनाने में समर्थ होना है न्यायालय को, तो वहाँ पे अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है, इसको मांग सकती है। तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा। लेकिन ये आप जब आप आवेदन करते हैं ना उसी टाइम पर नहीं किया जाता, जब यहाँ पे आप आवेदन करेंगे उसके बाद सुना जाएगा लोगों को, उसके बाद लास्ट में डिसाइड होता है, फाइनली ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है वहां न्यायालय ऐसे साक्ष्य ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। यानी कि जब यहाँ पे एडिशनल एविडेंस लेने की बात करता है कोर्ट, ठीक है ना, यानी कि अनुज्ञा दे देता है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको अपने कारणों को लिखना होगा। यानी कि भाई क्यों एडमिट कर रहा है, जब यहाँ पे निचले कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो आप यहाँ पे क्यों एडमिट कर रहे हैं, तो आपको जो भी कारण है ना एडमिट करने का, तो उसको रिकॉर्ड करना होगा न्यायालय को कि इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, इसको एडमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है 27 का ही एक पॉइंट आता है यहाँ पे 28 कहता है कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने की रीति।
अब जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दी जाती है वहां अपील न्यायालय ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा। अब यहाँ पे 27 प्लस 28 आपको दोनों एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है ना, तो इसको अलग अलग नहीं, जब आप 27 पढ़े तो 28 को भी साथ में पढ़ें। जहाँ कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दी जाती है, यानी कोर्ट ने क्या कर दी, उसकी अनुज्ञा दे दी कि आप एडिशनल एविडेंस पेश कर दें, वहाँ पर अपील न्यायालय ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा या उस न्यायालय को जिसकी डिग्री अपील की गई है या किसी अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा साक्ष्य लेने या उसके लिए लिए जाने के लिए अपील न्यायालय को भेजने के निर्देश। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एडिशनल एविडेंस लिया जाएगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि या तो जो अपीलेट कोर्ट है, ठीक है ना, अपीलेट कोर्ट स्वयं उस एविडेंस को ले सकता है, ठीक है ना, जैसे एग्जिबिट कराया जाता है ना दस्तावेजों वगैरह को, तो वहाँ पे स्वयं करवा सकता है, या फिर क्या करेगा, जिस न्यायालय की डिग्री की अपील की गई थी ना निचली कोर्ट की, तो वहाँ पे भेज सकता है, या फिर किसी अन्य अपने अधीनस्थ जो भी कोर्ट है ना उनको भेज सकता है कि जो ये एडिशनल एविडेंस के बारे में है उसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है ना, एडिशनल जो एविडेंस है उसको लिया जाए, ठीक है। दस्तावेज है, दस्तावेज एग्जिबिट कराने की बात आती है, ठीक है ना, गवाही है यानी किसी विटनेस को ऐसे पेश करना है, तो वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद है आपका 29। अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका 30 अपील का निर्णय। जब यहाँ पे अपील की सुनवाई हो जाती है ना, अभी सुनवाई तो हो चुकी है, ठीक है ना, सुनवाई के प्रोसीजर 16 से 29 तक हमने देख लिया अभी। अब 16 से 29 के बाद यहाँ पे आता है अपील का निर्णय। जब निर्णय हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका एक डिक्री भी आती है, ठीक है। तो 30 से लेकर 34 तक जब आप देखेंगे रूल 30 से लेकर रूल 34 तक निर्णय के बारे में बताया गया है, उसके बाद डिक्री आती है, ठीक है ना। 35 से 37 तक में डिक्री वगैरह के बारे में आती है। तो जब यहाँ पे आप देखते हैं रूल 20, ठीक है ना, इसका साथ आप लिंक कर सकते हैं रूल 20 का सब क्लॉज 1, यानी सब रूल 1। यहाँ पे क्या कहता है, ऑर्डर 20 का रूल 1, यहाँ पे बताया गया है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, ठीक है ना, कब दिया जाएगा, ये बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी आता है कि निर्णय कब और कहाँ सुनाया जाएगा। ये चीज़ आपको रूल 1 में भी मिलेगी, ठीक है ना, ऑर्डर 20 के रूल 1 में। तो यहाँ पे सब रूल 1 क्या कहता है कि अपील न्यायालय पक्षकारों को उनके प्लीडरों को सुनने के पश्चात और अपील की या उस न्यायालय के जिसकी डिग्री की अपील की गई है कार्यवाहियों के ऐसे भाग का अवलोकन करने के पश्चात जिसका अवलोकन करना आवश्यक समझा जाए खुले न्यायालय में तुरंत। अब यहाँ पे खुले न्यायालय के बारे में बताया गया है कि खुले न्यायालय में यहाँ पे निर्णय दिया जाएगा सभी को सुनने के बाद, जितने भी पार्टी है सभी को सुनने के बाद सबको क्या किया जाएगा, खुले न्यायालय में। खुले न्यायालय का मतलब क्या होता है, खुले न्यायालय का मतलब होता है कि जहाँ पर आम जनता आसानी से पहुँच सके, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, खुला न्यायालय कहलाता है। खुला न्यायालय आप क्रिमिनल में देखें यानी सीआरपीसी में देखें तो वहाँ पे कहाँ पे बताया गया है, 327 में खुला न्यायालय के बारे में बताया गया है। या सीपीसी की बात करें 153B में यहाँ पे खुला न्यायालय के बारे में बताई गई थी। लिंक करके आप पढ़ते रहिए, ठीक है, तो आपको सेक्शन भी याद रहेंगे, यहाँ पे ऑर्डर रूल्स भी याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्लीडरों को दी जाएगी या फिर उसके पक्षकारों को यहाँ पे इसको सूचना दिया जाएगा, ठीक है ना, और निर्णय सुनाया जाएगा। दूसरा आता है कि जब कोई लिखित निर्णय सुनाया जाता है वहाँ पे अवधार्य प्रश्न उन पर विनिश्चय और अपील में अंतिम आदेश को पढ़ा जाना पर्याप्त होगा और न्यायालय के संपूर्ण निर्णय को पढ़ना आवश्यक नहीं होगा, किंतु पक्षकारों या उसके प्लीडर परिशीलन के लिए संपूर्ण निर्णय के प्रति निर्णय सुनाए जाने के तुरंत पश्चात उपलब्ध करें, यानी कि इसकी कॉपी दी जाएगी। यानी जहाँ आधार प्रश्न है उस पर विनिश्चय किया गया है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ होगी। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद आता है रूल 31, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं रूल 31 क्या कहते हैं, निर्णय की अंतर्वस्तु और तारीख और हस्ताक्षर। अपील न्यायालय का निर्णय लिखित में होगा, ठीक है। जब यहाँ पे निर्णय दिया जाएगा तो लिखित में ही होना चाहिए निर्णय, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जब निर्णय दिया जाएगा ना उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आधार पर जो डिसाइड किया गया है, ठीक है, जो पॉइंट्स डिटरमाइन किया गया है वो सारी चीज़ें रहेंगी, उन पर जो डिसीजन हुआ है वो रहेगा, विनिश्चय के कारण क्या है, ठीक है, वो रहेगा, रीजन फॉर द डिसीजन। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि जहाँ वो डिक्री जिसकी अपील की गई है उलट दी जाती है या उसमें फेरफार किया जाता है, यानी कुछ परिवर्तन किया जाता है या फिर पूरी तरह से उलट दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, वहाँ पर अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार, यानी अपील जिसने अपील की है उसने अब यहाँ पे उलट दिया है तो अपीलार्थी ही हकदार होगा। अपीलार्थी जिसका हकदार होगा जिस रिलीफ का, वो सारी चीज़ें लिखनी होगी और कथित होगा, और वह न्यायाधीश
उसमें सहमत न्यायाधीशों द्वारा उस समय जब वो सुनाया जाएगा हस्ताक्षरित तो दिनांकित किया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे सहमत है जो न्यायाधीश, उनकी क्या होंगे, हस्ताक्षर वगैरह होंगे। अब ये चीज़ आप देखेंगे जो रूल 31 है ना, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ से, ऑर्डर 20 का रूल 4, ठीक है ना, ऑर्डर 20 का रूल 4 का सब रूल 2। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ये सारी चीज़ यहाँ पे, ये सारी चीज़ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, ऑर्डर 20 के रूल 4 के सब रूल 2 में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप लिंक करिएगा। उसके बाद आता है ये कुछ अमेंडमेंट्स है, ठीक है ना, इलाहाबाद, पटना हाई कोर्ट, हर स्टेट के कुछ न कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट्स रहते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, रूल 32। रूल 32 क्या कहता है कि निर्णय क्या निर्देश दे सकेगा, वो निर्णय उस डिक्री को जिसकी अपील की गई थी, यानी कि जिस डिक्री की आप यहाँ पे अपील अपील कोर्ट में आए हैं जिस डिक्री के लिए, तो उसके पुष्टि करने, उसमें फेरफार करने, उलटने के लिए हो सकेगा, ठीक है ना। यदि अपील के, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अपील न्यायालय की शक्ति के बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे हेडिंग आपको याद रखनी, अपील न्यायालय की शक्ति के बारे में। तो अपील न्यायालय की वही शक्ति होगी जो कोई किसी डिक्री पारित करे या कोई ऐसा आदेश करे जो पारित की जानी चाहिए थी या जो किया जाना चाहिए था, ठीक है ना, या अतिरिक्त या अन्य कोई डिक्री है। ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग बस इसको याद रखिएगा रूल 33 में। अब एक चीज़ और आती है, जैसे वहाँ पे तो लिखा था कि सहमत, जो न्यायाधीश सहमत हैं वो क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो विसम्मति का लेखबद्ध किया जाना, जहाँ अपील एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाती है, वहाँ न्यायालय के निर्णय से विसम्मत कोई भी न्यायाधीश उस निश्चय या आदेश का जो वह समझता है कि अपील में पारित किया जाना चाहिए था, लिखित रूप में कथन करेगा और उसके लिए अपने कारणों को लेखबद्ध कर सकेगा। यानी कि भाई जो असहमत था न्यायाधीश कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो क्या करेगा, जो भी वो चाहता है जो कि ये होना चाहिए, वो सारी चीज़ क्या करेगा, लिखित रूप में उस स्टेटमेंट को करेगा, ठीक है, लिखित रूप में देगा और अपने कारणों को भी लिखेगा कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए था। ये होगी। अब यहाँ पे जब निर्णय दे दिया जाता है ना, उसमें डिक्री तैयार की जाती है, ठीक है। जब डिक्री तैयार की जाएगी तो आप देखेंगे ऑर्डर 20, ठीक है ना, ऑर्डर 20 में देखेंगे रूल 6 और 7, ठीक है, ऑर्डर 20 का रूल 6, 7, वहाँ पर भी डिक्री के अंतर वस्तु वगैरह के बारे में बताया गया है, डिक्री तैयार करने के बारे में। तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताया गया है कि भाई निर्णय दिया जा रहा है तो डिक्री तो तैयार होगी। तो डिक्री की तारीख और अंतर वस्तु क्या होगी, अपील न्यायालय की डिक्री उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया है। यानी कि जिस दिन निर्णय सुनाया जाता है ना, उसी तारीख को क्या किया जाएगा, डिक्री की तारीख में लिखना होगा, डिक्री में तारीख को लिखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जिस दिन डिक्री बनाई जा रही है उस तारीख को लिखना है, जिस दिन निर्णय हुआ उसी तारीख को लिखना होगा। ये चीज़ वहाँ पर भी बताया गया है। डिक्री में अपील में संख्यांक होंगे, अपीलार्थी और प्रत्यार्थी का नाम होगा, वर्णन, ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद निर्णय से विसम्मत न्यायाधीश के लिए डिक्री पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। यानी कि जो न्यायाधीश उस जजमेंट से सहमत नहीं है, जैसे मान लीजिए 4-1 से जजमेंट हुआ, 5 यहाँ पे जज हैं और एक क्या है विसम्मत है, ये पक्ष में नहीं है, तो क्या होगा, इसमें इनके हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है। परंतु जहाँ एक से अधिक न्यायाधीश हों, उनमें मतभेद हों, तो वहाँ न्यायालय के निर्णय से विसम्मत किसी भी न्यायाधीश के लिए आवश्यक नहीं है कोई डिक्री पर हस्ताक्षर करे। डिक्री पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, जो सहमत हैं वही हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद आता है पक्षकारों को निर्णय और डिक्री की प्रतियों का दिया जाना। अब जब निर्णय और डिक्री हो गई तो उसकी प्रति भी दी जाएगी उन जो पक्षकार हैं। अब आवेदन करने पर जो भी व्यय होगा, जैसे सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं, सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी क्या किया जाएगा, जो भी न्याय शुल्क वगैरह होगा वो सारी चीज़ देने के बाद आपको मिल जाएगी। ये हो गया आपको ऑर्डर 41। अब ऑर्डर 42 की बात करें, अपीली डिक्रियों के वकील अपील। अब जैसे यहाँ पे क्या किया गया था, ये नाम की कोर्ट ने क्या किया, डिक्री दी थी, इसकी अपील आपने कर दी, ठीक है ना, ऑर्डर 41 में। अब यहाँ पे ऑर्डर 41 की भी अपील कहाँ करेंगे, ऑर्डर 42 में आती है। अब ऑर्डर 42 में यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि प्रक्रिया क्या है कि आदेश 41 के नियम अपीली डिक्रियों की अपील को जहाँ तक हो सके लागू होंगे। यानी कि जो अपनी शक्ति यहाँ पर थी न्यायालय की, वही शक्ति अब यहाँ पर भी आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका ऑर्डर 42 भी होगा, ऑर्डर 42 भी कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लीगलाइजेशन सर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ऑर्डर पे। आप जिस ऑर्डर को आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।